तो हर जगह अपेक्षा को सेट करना होता है। दोनों गलत है। अपेक्षा देखिए, हो सकता है अपेक्षा गलत हो या अपेक्षा तो सही है, वो व्यक्ति में पात्रता नहीं है, या दोनों हो सकता है। इसको भैया सहअस्तित्व, सहज समझदारी को कैसे जोड़ रहे अपेक्षा से? वही, इसी का वही नाम है कि मैं सही अपेक्षा रखूं हर संबंध में। तो एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के आधार पर जब हम आगे सोचेंगे, उसके आधार पर हर संबंध में एक निश्चित अपेक्षा है। जैसे अपने बच्चे से मैं यदि अपेक्षा रखता हूं कि वो मुझे समाधान कराएगा, अस्तित्व दर्शन कराएगा, तो गलत अपेक्षा है। तो किससे क्या अपेक्षा रखना है पहले वो तय होगा। अब जैसे मेरी अपेक्षा है कि मेरे बच्चों से कि मानवीयतापूर्ण आचरण करे, वो कैसे करेगा? मुझे वो वातावरण देना पड़ेगा, तब करेगा। मैं उसको अमानवीय वातावरण में रखा हुआ हूं और अमानवीय मानवीयता की अपेक्षा कर रहा हूं, वो तो नहीं होगा, है ना। हम यहाँ छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोल रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो फ्रेंच बोले, वो तो नहीं होगा। तो अपेक्षा को तय करना पड़ेगा। सारी गलती वहां से ही है। अपेक्षा को तय करने के लिए हमको पूरे अस्तित्व की समझ चाहिए। उसमें से बहुत बड़ा भाग हमारी परंपरा ने समझ लिया है। जैसे लोगों को समझ में आया कि कपड़े पहनना है, हजारों साल पहले लोगों ने समझा और उसके सिस्टम को बनाया, आज बन लिया है। आज आपको कोई आदमी नहीं दिखेगा बिना कपड़े के घूमते हुए। उसके मन में वो कल्पना ही नहीं आती है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ कुछ नागा साधु हैं, बनते हैं, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। फिर वो यहाँ नहीं है, उसके लिए उसको कहीं जाना पड़ता है, गुफा में। तो एक सिस्टम बन गया है, वो अपेक्षा है, उसके लिए लोगों ने स्किल को बनाया और धीरे धीरे उसको सिस्टम में ला दिया। तो मानव के जैसे विवाह, जैसे 4 विषय तो थे ही। एक समय ने मानव में तय किया कि भाई 4 विषय को जब पूरे करने जाएंगे तो बच्चे पैदा होंगे, उसको कौन देखेगा? तो बोला भैया जिनके पिता हैं वही देखे। तो उसको कैसे निश्चित करोगे? उसको निश्चित करने के लिए वो भाई एक ही जन साथ साथ रहेंगे, या एक बार आएंगे तो आजीवन साथ रहेंगे, तभी वो पूरा होगा। वो नियम बना उसको निर्वाह करने के लिए ना। एक बच्चे को पालना, मान लो एक माँ पाल रही, उसके लिए तो बहुत भारी है। और खासकर जब जंगल में रहते हैं, शेर चीता घूम रहे हैं, तो फिर उसको और करते हुए देखा कि भाई बुढ़ा हो जा रहा है, उसको हेल्प चाहिए। तो फिर परिवार व्यवस्था को सोचा गया, उसका पालन किया गया, उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया गया, उसके लिए उपदेश दिए गए कि भाई माता पिता की सेवा करना बहुत बड़ा काम है। ये एक लाइन आया, तो मैं भी अपने माता पिता की कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी मेरी कर रहे हैं। इस ढंग से एक सिस्टम बना। उसको बोलने के लिए बड़े साधु संत आए जिन्होंने किया। तो एक सिस्टम बनाया कि भाई ये परिवार व्यवस्था है, इसमें जीने के लिए आपको कुछ करना है। ऐसा करते करते हजारों सालों में हम यहां पर आए, बीच में कुछ इधर उधर भी चल के देख लिए, है ना। वो लंबा नहीं चला। तो उनको अभी हम सार्वभौम और सार्वकालिक विधि में जांच रहे हैं, और बहुत बड़ा भाग तो स्टेब्लिश ही है। थोड़ा बहुत चीजों को स्टेब्लिश करना है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी संबंध है, एक व्यक्ति के कितने पति होंगे या और कितनी पत्नी होंगी, इसको थोड़ा देर सोचने जाइए। आपको मिलेगा कि पूरी धरती में 50% नर और 50% मादा, मेल और फीमेल 50-50 ही है। जबकि हजारों सालों से आदमी ट्राई कर रहा है कि लड़के पैदा हो। आयुर्वेद में नुस्खे लिखे हुए हैं, यूनानी में नुस्खे लिखे हुए हैं, सब जगह की लड़के पैदा हो। क्यों? लड़का जो है वो लड़ सकता है, पहले लड़ाई एक आवश्यकता थी।
उसके बावजूद 50% ही हो रहे हैं। इतना शोध करने के बाद, इतना सब करने के बाद 50% है, तो 50% में हर एक को एक ही मिलेगा ना, हर एक को एक ही मिलेगा। जितने स्त्री हैं उतने पुरुष हैं, तो 100 नारी 100 पुरुष कितना होगा? एक। वो रेशियो बदला नहीं ना, कुछ भी कर लो। एक स्त्री के लिए एक पुरुष, पति पत्नी का एक हुआ। अब जो लोग लड़ने वाले हैं, आप उनका स्टडी करिए। पुरुष ही मरते थे, पुरुष लड़ने जाते थे, पुरुष मरते थे। उस समाज में क्या हो गया? पुरुषों की संख्या कम हुई, स्त्रियों की संख्या ज्यादा हुई। तो इन्होंने क्या नियम बोल दिया? एक पुरुष जो है 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। आप लड़ने वाली जातियों का इतिहास देखिए, उनके पास बहुविवाह है। क्योंकि समाज में संतुलन कैसे लाएंगे? करना ही पड़ेगा। तो जो भी लड़ने वाली जातियां हैं, जिसको मार्शल रेस कह रहे हैं, आप उनके यहां देखिए, इसको माना, वहां विधवा विवाह को भी मानना पड़ेगा। कोई मर गया है, उसके कोई पति आदमी मर गया, उसकी पत्नी को कौन देखेगा? उसके देख रेख के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है। ना ना ना, विधवा विवाह, या फिर उसको जला के मार डालो, या उसकी 2 विवाह कराओ। भाई 2 ही रास्ते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये पीढ़ियों से करते रहे, वहां पर मूल समाधान नहीं मिला, क्योंकि ईश्वर करेगा। ईश्वर के नाम पे हम लड़ लिए, ईश्वर के नाम हम ही मार रहे हैं। ईश्वर तो नहीं मार रहा है, हम ही मार रहे हैं। मार रहे हैं, उसके बाद फिर उसको समाज सुधारने के लिए फिर सिस्टम बना रहे हैं। फिर किसी का मैंने गला काट लिया, बोला अब उसकी पत्नी का क्या होगा यार, चलो ले आओ। उसके बच्चों को क्या होगा, चलो हम पाल लेंगे। इस ढंग से हम एक गलती किए और उसके बाद लिपापोती करने के चक्कर में बहुत बड़ा एक नियम कानून बनाए। भाई झगड़ा ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए झगड़ा किए बिना हम रह सके, उसके लिए अभी मानसिकता नहीं बनी। झगड़ा का कारण क्या है? पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा। उस जगह हमको फोकस करना पड़ेगा कि स्वधन हो जाए, स्वनारी स्वपुरुष हो जाए, दयापूर्ण कार्य हो जाए। उसके लिए स्किल को, उसके लिए पात्रता को, योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। तो पूरा अध्ययन क्या है? स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य करने में सक्षम होने के लिए पात्रता योग्यता को बढ़ाना, ये पूरा कार्यक्रम हुआ। इसी को नाम दिया बाबा जी ने आवश्यकता से अधिक उत्पादन। हो गया स्वधन। स्वधन भी हो गया, आवश्यक कोई नहीं कर पाया तो उसका भी थोड़ा पूरा कर लिया, आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं। इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी। स्वधन सामाजिक नियम का पार्ट है, स्वधन प्राकृतिक नियम का पार्ट नहीं, जबकि प्राकृतिक कार्य है ये। खेती करना प्राकृतिक कार्य है, लेकिन स्वधन सामाजिक नियम है ना। तो स्वधन को डिसाइड करने के लिए संसाधनों को डिसाइड किया, ये पेड़ आपका, ये पेड़ आपका, ये पेड़ आपका, ये पेड़ आपका, ये घर आपका। तो प्राकृतिक संसाधनों को पहले बांटा, उसके बाद आप इतने में श्रम करके आप खुश रहो, इतने में हम रहते हैं। नियम बने और वो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया बनी। मैं तो मर गया, मेरे बच्चों को ट्रांसफर कैसे होगा? क्या उसको नए सिरे से प्राप्त करना होगा? नहीं, उसके लिए फिर नियम बने, उत्तराधिकार का नियम आया, और ऐसा करते करते हमने पूरे समाज के नियम बना लिए। उन नियमों को सिखाया जाता है और उनको प्रैक्टिस करने का अभ्यास कराया जाता है, और वहां कोई भूल होती तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जुडिशियरी भी बनाया गया।
आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। इस सिस्टम में कुछ कुछ कमी है, तो उसके लिए लगातार शोध चल रहे हैं, उसको सुधार कर किया जा रहा है। जी। भैया ये न्याय के बारे में थोड़ा सोच रहा था सुबह, तो जो मूल्य की पहचान ना हो, मूल्य की पहचान ना होना क्या अन्याय है? 100%। मतलब संबंधों की पहचान ना हो तो अन्याय है। मूल्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बिना संबंधों के मूल्यों का अस्तित्व नहीं। संबंध और मूल्य अविभाज्य है। कहीं संबंध है वहीं मूल्य है, और संबंध बिना कोई इकाई है ही नहीं। अस्तित्व में संबंध रहित कोई इकाई नहीं है। क्यों? अपन जब अणुबंधन भारत बंधन से बात कर रहे हैं, तो कोई भी परमाणु अकेले नहीं रहता, किसी दूसरे के साथ रहता है। वो अणु अकेले नहीं है, किसी दूसरे के साथ रहता है। वो भी अकेले नहीं है, किसी के साथ है। धरती अकेले नहीं है, सोलर सिस्टम के साथ है। ऐसा हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, तो कोई भी अकेले नहीं है, सब साथ है। साथ रहने का मतलब है संबंध है। संबंध है का मतलब अपने आप उसमें मूल्य है। भैया एक वेट में क्वेश्चन था जो भार में, तो उसमें अट्रैक्शन है, रिपल्शन से भी वेट है? हाँ, कहीं अट्रैक्शन है, कहीं रिपल्सन है। देखिए, कहीं- ये तो हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए फुग्गा ऊपर जा रहा है, उसका भी वेट लेते हैं ना। हाँ। कैसे लेते हैं? ऊपर उसको हवा कीजिए। दोनों प्रकार से होता है। वेट नीचे तरफ लेने के लिए हमने तराजू रखा हुआ है, नीचे गिरने नहीं देते हैं। वैसे ऊपर लेता है तो उसको तराजू से बांध देते हैं। हाइड्रोजन सिलेंडर का भी तो वेट निकाल लेते हैं। तो वो रिपल्सन है, यहां से रिपल्सन हो रहा है। और जीवन में एक क्वेश्चन रह गया था जी। कि गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन है, तो इसका मतलब जो हम गठनपूर्ण परमाणु बनाए अभी उसको, और मेरे में जो जीवन है वही ये जीवन है, इसके लिए क्या तर्क जोड़ते हैं? दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मैं अपने आप में जैसे आशा विचार इच्छा को देखता हूं, तो कितनी भी आशा करता हूं और कर सकता हूं, कितना भी विचार करता हूं और कर सकता हूं, कितनी भी इच्छा करता हूं और कर सकता हूं। तो मैं ये पाता हूं कि ये जो है लगातार है, ये रुक नहीं रहा है। पहला एक देखता हूं, गठनपूर्ण परमाणु को मैं देखता हूं, उसके अंदर एक ऑर्बिट में परमाणु अंश घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, वो अनंत काल तक घूमता रहेगा। तो ये कोई ऑर्बिट की क्रिया होगी। मतलब मैं आशा विचार इच्छा कर रहा हूं, ये कोई क्रिया है कि नहीं है? तो पता चला क्रिया है ना। इकाई है माने क्रिया है। अब उस क्रिया के प्रकार को देखता हूं कि ये अणुओं की क्रिया है कि परमाणु की क्रिया है। यदि कंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूअस होने का मतलब है परमाणु के परिवेश की क्रिया है, नहीं तो बंद हो जाएगा। जैसे बाहरी परिवेश निरंतर घूम रहा है, कभी बंद होगा? नहीं होगा। मेरा जो आशा है घूम रहा है, लगातार चल रहा है, कभी बंद होगा? नहीं होगा। दूसरा, ये चीजें आयु के हिसाब से कम ज्यादा नहीं हो रही है। मैं छोटा हूं तब भी मैं कल्पना कर रहा हूं कि पहाड़ को उठा लूंगा, अभी भी कर रहा हूं। तो मेरी कल्पना कम नहीं हो रही है, न कल्पना बड़ी हो रही है। उस समय भी निरंतर है, इस समय भी निरंतर है। तो कल्पना पर शरीर का कोई प्रभाव नहीं है। मेरा हाथ कट गया, पैर कट गया, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो कल्पना शरीर से प्रभावित नहीं है, तो कल्पना नहीं कर पाते। शरीर की आयु से प्रभावित नहीं है। तो ये क्या हुआ? कल्पना शरीर से अप्रभावित है और वो निरंतर है। ऐसे चीज को पहचानने जाते हैं तो गठनपूर्ण परमाणु का जो मॉडल है उसके साथ मिलता है। अक्षय शक्ति, अक्षय बल होना, भार रहित होना, जैसे इच्छाएं, आशा विचार, इसमें कोई भार नहीं है। इनको जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये गठनपूर्ण परमाणु ही मेरे अंदर पाया जाने वाला आशा विचार इच्छा का ही स्वरूप होता है।
उस कंपैरिजन से एक तार्किक निष्कर्ष बन पाता है। मनन हो गया, मनन से निष्कर्ष आ गए, वहां तक हम पहुंच गए। इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक अनुभव करना पड़ेगा। उसके लिए उसको जीने के क्रम में साक्षात्कार होगा, फिर अनुभव होगा। तो पहले तार्किक निष्कर्ष होगा, माने मनन होगा, आभास पूरा हुआ, इसके बाद फिर साक्षात्कार पूरा होगा, इसके बाद अनुभव होगा। पढ़ के इससे अधिक नहीं होगा, पढ़ के सोच के क्लासरूम में इससे अधिक नहीं होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। नहीं तो सब क्लास में बैठ के ही अनुभव हो जाता। इसी लॉजिक से उसे देखना है कि एक परमाणु है, उसमें ये प्रॉपर्टी है, मेरे में ये प्रॉपर्टी है, और उसको कैसे हम मैच कर रहे हैं, उस लॉजिक से हम जोड़ पा रहे हैं कि गठनपूर्ण परमाणु। जैसे मैं सोच रहा हूं, ये आइंस्टाइन ने बोला इसलिए मैं सोच मानता हूं, न्यूटन ने बोल दिया इसलिए मानता हूं, कि हमारे कोई ऋषि ने बोला इसलिए मानता हूं, कि जो इन सबको सुना नहीं है उसको भी उसको लगता है वो सोचता हूं। कोई छोटा बच्चा जो किसी ऋषि का नाम नहीं सुना है, आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना है, न्यूटन का नाम नहीं सुना है, उसको क्या लगता है कि वो सोचता है कि नहीं सोचता है? मुझे किसी ने बोल दिया तुम सोचते हो, तो मैंने मान लिया ऐसा है कि मैं उसको जानता हूं। क्या बोलेंगे? नहीं, मैं सोचता हूं, ये मेरा अपना समझ है या किसी ने मुझे बोल दिया तुम सोचते हो? ये समझ कैसे आया? माने हमारे अंदर वो दृष्टापद है, उतना समझ होता ही है, उसका हम दृष्टा हैं। भैया ये परमाणु में कैसे जोड़े इसको, सोचने को? सोचना तो मेरे में सोचना हो रहा है, ये मैं क्लिक हूं, परमाणु में सोचना कैसे हो रहा है? नहीं, सोचना माने क्या है? ये गठनपूर्ण, ये कोई क्रिया है। क्रिया है तो अणु की क्रिया है कि परमाणु की क्रिया है? अणु की क्रिया है तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी। परमाणु की क्रिया है और परिवेश की क्रिया है तो वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, ये भार रहित क्रिया है, बाकी क्रियाओं में भार है। इस ढंग से अलग अलग आयामों में सोच के आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे, आपको समझ में आएगा। हाँ, अंश की हो कुछ की हो, पर भौतिक क्रिया नहीं है, या जो अणु की क्रिया नहीं है, ये अलग प्रकार की क्रिया है। ये क्रिया तो है, क्योंकि इकाई के अलावा जो भी चीज है वो क्रिया शून्य है। इकाई है माने क्रिया है, क्रिया है माने भौतिक है, रासायनिक है और जीवन है। इस रूप में, इस दर्शन के आधार पर यदि हम एनालिसिस कर पाते हैं तो हमको सारी चीजों का एक एनालाइज होता है। ये जीवन क्रिया है, ये तार्किक हमारा उत्तर है। लेकिन मैं सोचता हूं ये तार्किक उत्तर नहीं है, मुझे पता है। इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। गठनपूर्ण परमाणु का जो मॉडल है मध्यस्थ दर्शन ने दिया है, और मैं जो सोचता हूं, विचार करता हूं, इनको जब मैं दोनों को तुलना करता हूं तो ये मैच होते हैं। तो मैच हुआ माने मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, चाहता हूं, ये मेरा खुद का परसेप्शन है। इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, मुझे खुद पता है। जीवन जो है बिना शरीर के भी कल्पना करते रहता है। बिल्कुल कर सकता है। नहीं कर सकता है, नहीं करता है क्या? अब मैं बोल दूंगा इसको, आप कैसे टेस्ट करोगे? प्रॉब्लम यहां से है। देखिए, हम एक लेवल के आधार पर दूसरे लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। हम इस लेवल में क्लियर नहीं है और हम ऊपर चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहां से हो रही है, इसलिए मैं प्रश्न को रोकना चाह रहा हूं। आप जांचेंगे कैसे? मैं बोलूंगा नहीं करता है, आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा करता है। दोनों ही कंडीशन में उत्तर नहीं है।
तो हम एक जगह शरीर और जीवन मिलके हम सारे निष्कर्ष निकाल लें, इसके बाद बिना जीवन के शरीर को देखेंगे, बिना शरीर के जीवन को देखेंगे, तब निष्कर्ष निकलेगा। हम अभी इस निष्कर्ष को अभी वहां पहुंचे ही नहीं है, हम वहां से उसको कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना? मैं तो बोल दूंगा कि हाँ है, अब आप उसको जांचोगे कैसे? आप मुझे पूछोगे आपको अनुभव हुआ है, मान चलिए मैंने कह दिया हो गया, अब इसको आप जांचोगे कैसे? नहीं जांच सकते भाई। जैसे बाबा जी ने बोल दिया मैं दिव्य मानव, क्या मैं जांच पाया हूं? क्या कोई जांच पाएगा? मैं 8वीं पढ़ा हूं, मैं 12वीं वाले को जांच सकता हूं कि 12वीं ही है कि 11वीं है? नहीं जांच सकता। कम विकसित अधिक विकसित का मूल्यांकन नहीं कर सकता। क्या करेगा? इतना मुझे पता है मेरे से ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो नहीं जानता। इसका नाम दिया अनुभव। कम विकसित अधिक विकसित का अनुभव कर सकता है, अधिक विकसित कम विकसित का मूल्यांकन कर सकता है। तो बाबा जी दिव्य मानव है या देव मानव है या मानव है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं मेरे से ज्यादा है। मेरे से ज्यादा है कैसे जानता हूं? मैंने कुछ चीजों को सोचने की कोशिश किया, उसके उत्तर मेरे पास नहीं है, उनके पास है, उनको मैंने टेस्ट किया, वेरीफाई किया। तो हम अपने से विकसित का मूल्यांकन नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते। एक समय तक के बाद मैंने मान लिया, मेरे को जब समझ में नहीं आ रही है तो बाबा जी ने जो बोला उसको मान लो, हमसे अधिक विकसित हैं। वैसे ही छोटे बच्चे को नहीं समझ में आता, माता पिता की मान लेता है। ऐसा एक समय तक चलता है। जिस दिन वो माता पिता के बराबर हो जाता है, उस दिन उसको उससे विकसित व्यक्ति चाहिए, तो वो गुरु ढूंढता है। इससे तो ऐसा लगता है कि शरीर और जीवन दोनों मिलके ही संयुक्त अभिव्यक्ति में ही कल्पना हो पाएगा, ऐसे लगता है। भाई इसीलिए सारा जो अध्ययन है शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ के या जीवन को छोड़ के बात करने जाते हैं तो अध्ययन नहीं होता है, हम थोड़े समय में कल्पना लोक में चले जाते हैं और उसका कोई बौद्धिक विलास में पहुंच जाते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए बाबा जी ने सारे प्रमाण को क्या बोला है? व्यवहार प्रमाण। अनुभव प्रमाण भी व्यवहार में आना चाहिए बोला। अनुभव है वो भी व्यवहार में प्रमाणित होना चाहिए। मेरे को एक मित्र ने पूछा किसी मित्र के बारे में, है ना, कि भैया वो तो बोलते हैं कि शरीर छोड़ के वो घूमते हैं। मेरे एक मित्र ने मेरे दूसरे मित्र के बारे में मेरे से पूछा। ए ने पूछा मेरे से बी के बारे में कि भैया बी तो बोलता है कि शरीर छोड़ के घूमता हूं, तुम्हारा क्या कहना? मैं बोला देखो भाई, यदि मैं भी घूमता और उनसे मिल लेता तब तो मैं बोलता कि मैं देखा हूं। अब मैं खुद ही नहीं घूम पाता हूं, मैं शरीर छोड़ के नहीं घूम पाता हूं। यदि वो घूमते हैं तो भी मैं उसको सर्टिफाई नहीं कर सकता, यदि वो नहीं घूमते हैं तो भी मैं सर्टिफाई नहीं, मेरी योग्यता ही नहीं है। आपने गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है ना? तो ये क्या उत्तर है? वो नहीं आता। तो हमारे सारे जो प्रश्न और उत्तर क्या है, हमको मानव परंपरा में सेट होने चाहिए। मानव परंपरा वाला हो गया तो उसके आगे और पीछे की बात हो सकती है। मानव परंपरा वाला ही हम उत्तर से भाग रहे हैं। सारे प्रश्न हम कैसे बनाते हैं? मानव परंपरा को छोड़ के। अब देखिए ना प्रश्नों का तरीका कैसा है, इससे छोड़ के प्रश्न हो रहे हैं। व्यवहार में प्रमाणित ना हो ऐसे प्रश्नों की तरफ हम चले जा रहे हैं। तुमको अनुभव हुआ है? मैं बोलूंगा तो भाई 100 लोग के बिलो बोलूंगा, 1-2 आदमी फंस जाएगा मेरे जाल में। मुझे बोलना ही है, अनुभव कोई ना कोई फंसेगा, है ना? अब देखिए कई लोग फंसा के घूम रहे हैं, उनके बड़े बड़े ये निकल रहे हैं रैलियां, वो सब फंसे हुए लोग हैं। तो आप ये प्रश्न पूछोगे माने जरूर फंसोगे किसी से, मेरे से नहीं फंसोगे, किसी और से फंसोगे। ये प्रश्न फंसने वाला प्रश्न है, इसको बंद कर दो। ये जो प्रश्न है, अभी भैया तो आप
यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये हो जाएगा, आप पूरी टर्मिनोलॉजी दूसरी होगी यहाँ की, है ना। आप सुन लीजिए बस केवल, है ना। आपका सत्र शुरू होगा उसके वहां करिएगा, है ना। भैया एक लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, मतलब है पर इधर उधर ज्यादा सुन लिए तो एक बार आपसे कंफर्मेशन। तो जो पहली लाइन है, मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सत्ता में संपर्क प्रकृति, तो इसमें जो ये नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध बोल रहे हैं, ये व्यापक को बोल रहे हैं हाँ। कि व्यापक में यानी सत्ता में संपर्क प्रकृति यानी सहअस्तित्व को बोल रहे हैं? इस समय ये वाले सेंटेंस में केवल व्यापक सत्ता को बोल रहे हैं, व्यापक सत्ता को बोल रहे हैं, सहअस्तित्व को नहीं बोल रहे। अब देखो ना, सेंटेंस पढ़िए ना। मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति का स्मरण पूर्वक विश्लेषण करता हूं। तो पहला भाग जो बोला नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, ये व्यापक के बारे में बोला। पहचाना कैसे? है? उन्होंने अनुभव से पहचाना, उसके बारे में उन्होंने विधि बोला है। ये शुरू के जो 4 शब्द है ना, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, ये व्यापक का महिमा वर्णन है। इसके बाद मैं संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का वर्णन करता हूं, माने प्रकृति बोल रहे हैं, जड़ और चैतन्य दोनों का। अब एक एक करके एक एक शब्द को खोल रहे हैं। डाउट इसमें था कि नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध सहअस्तित्व में उसका पहचान हो जाता है, लेकिन व्यापक अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, तो उसकी पहचान। व्यापक को बोलने गए, व्यापक नित्य है, शुद्ध है ना, ऐसा करके बोलने लगे। उसके बाद आगे उसकी परिभाषा लिखिए। अब आगे देखेंगे, प्रकृति भी निरंतर है, प्रकृति का नाश नहीं होता, इकाइयों का नाश नहीं होता, वैसे ही व्यापक का नाश नहीं होता। तो इसके लिए बोला गया है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो नित्य शब्द जो है व्यापक के लिए भी है, इकाई के लिए भी, ठीक है ना। सहअस्तित्व के लिए भी नित्य है, लेकिन जैसे जैसे अमर शब्द है, जीवन, अमर और मरणशील, ये दोनों शब्द किसके लिए हैं? जड़ के लिए और चैतन्य के लिए। इकाई के लिए 2 शब्द आए, लेकिन व्यापक के लिए अमर शब्द नहीं प्रयोग कर रहे, क्योंकि वो मर भी नहीं सकता, जन्म भी। प्रकृति के लिए भी अजन्मा है। देखिए, इकाई न तो जन्म लिया है न उसकी मृत्यु होगी, इसीलिए नित्य शब्द प्रकृति के लिए भी है, व्यापक के लिए भी है। लेकिन जब इकाई के बारे में बात कर रहे हैं तो जड़ मरणशील, चैतन्य अमर बोला है, व्यापक को अमर नहीं बोल रहे हैं, समझ लीजिए, है ना। तो फिर 3 शब्द बनाना पड़ा। इकाई को मरणशील बोला, इसको अमर बोला, व्यापक को अमर नहीं बोल रहे, नित्य बोल रहे, लेकिन इकाई को भी नित्य बोल रहे, है ना। इस ढंग से आएंगे तो ऐसे धीरे धीरे शब्द को फिर धीरे धीरे खोलते गए, एक शब्दानुशासन बना, उसमें आपको चलना होगा तो अर्थ समझ में आएगा। सहअस्तित्व को भी सत्य बोल रहे हैं कई जगह पे, और सहअस्तित्व को नित्य भी बोल रहे हैं, परम सत्य भी बोल रहे हैं। सत्य भी बोल रहे हैं और नित्य में दोनों चीजें हैं, इकाई भी नित्य है, व्यापक भी है, इसलिए सहअस्तित्व नित्य है। उसके लिए नित्य वर्तमान भी बोला है, माने इस समय भी है, माने इस समय जैसा है करोड़ों साल पहले भी ऐसे ही था, अरबों खरबों साल बाद भी ऐसे ही रहेगा, ये स्टेटमेंट आया। उसके उस इतने बड़े वाक्य को एक में किया, अस्तित्व नित्य वर्तमान, छोटा बनाया। इसीलिए भैया एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है वो लाइन में, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि डेफिनेशंस भी जो आ रही हैं उसके बाद में। नहीं, तो हम डेफिनेशन में गलती कर रहे हैं। देखिए, जैसे बोला ना, नित्य शब्द दोनों के लिए है ना, लेकिन अमर शब्द व्यापक के लिए कभी भी नहीं है, केवल गठनपूर्ण परमाणु के लिए अमर है, जड़ परमाणु के लिए मरणशील है, मरता नाश उसका भी नहीं होता। अविनाशी के अंदर एक कैटेगरी बनाए, मरणशील। व्यापक भी अविनाशी है, इकाई भी अविनाशी है, इसके बाद अविनाशी में एक ग्रेड बना, मरणशील और अमर। अविनाशी में 2 टुकड़े किए,
ऐसे करके पूरा शब्दानुशासन है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। आप कहीं का कहीं फिट करेंगे, बड़ी गड़बड़ होगी। मतलब जो ऊपर वाला कैटेगरी है उसी को पकड़े अपन, जैसे नित्य ले रहे हैं तो इसको ही नहीं, लें वो आप, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग संदर्भ के जगह हिसाब बाहर से। है, तो उसी जगह पहुंचना पड़ेगा। जी, जी। उसका कुछ मान लोगे तो मुश्किल होगा। नहीं, वो तो संदर्भ अनुसार तो वहां समझ में आ जाता है बाकी जगह पे, यहाँ तो ठीक है। इसलिए यदि सारे शुरू का भाग व्यापक के लिए बोला गया है, संपृक्त जड़ चैतन्य ये प्रकृति के लिए बोला गया है, इन दोनों के बीच के संबंध के लिए संपृक्त बोला गया है। जोर से बोलिए। हाँ हाँ, वही तो, नित्य और शाश्वत दोनों एक ही है। हाँ। अविनाशी, नित्य, ये अलग अलग शब्द हैं जो दोनों के लिए बोला जा रहा है ना। उस संदर्भ से आपको समझना पड़ेगा किसके लिए बोला गया। इस समय व्यापक की बात हो रही है, इकाई के लिए बात हो रही है, उस संदर्भ में पता चलेगा। नहीं, आपका वो मीनिंग है, मध्य दर्शन का ये मीनिंग नहीं है। अमर आपने बोला पैदा हुआ है, मरेगा नहीं, आपने मिला, लेकिन मध्य दर्शन पैदा हुआ है नहीं बोले, न पैदा हुआ है न मरेगा। इसका नाम है अविनाशी। अविनाशी के अंदर एक ग्रेड है जो मर जाएगा, माने संगठन विघटन रहित है, एक संगठन विघटन सहित, उसके अंदर का सब क्लास है वो। आप जो प्रचलित अर्थ है भारतीय में चलने वाला, हिंदी भाषा में, उसको लेके चल रहे हैं, उससे ये अर्थ कभी पकड़ में नहीं आएगा। अमर का मतलब है जो पैदा हुआ है वो मरेगा और नहीं मरेगा। अस्तित्व में ऐसी कोई चीज नहीं है, पहला, जो पैदा हुआ है और नहीं मरेगा। तो गठनपूर्ण परमाणु के लिए पैदा वाला शब्द नहीं लाया है ना। तो गठनपूर्ण परमाणु जो है वो गठन से, जीवन गठनपूर्ण में परमाणु, जड़ परमाणु चैतन्य पद में संक्रमित हुआ और उसके बाद उसकी निरंतरता हो गई गठन के रूप में। जड़ परमाणु की गठन के रूप में निरंतरता नहीं है, लेकिन एक एक अंश के रूप में अविनाशी है ही है वो गठन निरंतर नहीं है, इसीलिए उसका नाम दिया परिणाम का अमरत्व। केवल अमरत्व नहीं बोल रहे हैं, परिणाम का अमरत्व। वो जो परिणाम बना है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, ऐसा है। तो अब इसमें पूरा शब्दानुशासन में आपको जाना पड़ेगा, आपको 10, 20, 50, 100 बार पढ़ना पड़ेगा। जो परमाणु में विकास वाला जो चैप्टर है भौतिकवाद का, उसको 2, 4, 10, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द में स्थिर होना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। हाँ। एक साथ एक जन बोलिए, मेरे सुनने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है। वो विकास क्रम वाला भी जो पूरा पार्ट है उसको भी एक बार रख दीजिएगा, और उसमें जीवनी क्रम में और ये जागृति क्रम में, दोनों में कैसे ब्रेन का रोल हो रहा है। ब्रेन का रोल, हाँ, ब्रेन का रोल है, वो वाला भी पूरा थोड़ा सा समझ में, क्योंकि बार बार डाउट वही हो रहा है कि हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मुझे टाइमिंग की चिंता नहीं है। क्या प्रश्न है? ये आप जो बताने वाले थे ब्रेन पे, आप रखने वाले थे।
हाँ, वो तो अलग से बता दूंगा, ये प्रश्न भी हो जाए। नहीं, मैं भी उसी के लिए ही कह रहा हूँ भैया। नहीं, प्रश्न आपका ये नहीं है भैया। हाँ, विकास क्रम वाला तो ठीक है। मेन मुद्दा एक्चुअली यही हो रहा था उसमें। नहीं, अभी देखो, मेरे को जब से मैं आया हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जी। आप 2-3 चीजों को मिला के एक प्रश्न बना रहे हो, वो प्रश्न नहीं है। पहला काम उन 2-3 चीजों को अलग करना पड़ेगा, है ना? उसी में तो गड़बड़ हो जा रहा है ना, जहां 2 चीजें मिलते नहीं आप मिला दे रहे हो। अब मेरा काम है पहले उसको अलग करूं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, नई शब्दावली है ये। आप सांख्य दर्शन खोलेंगे, उसमें एक शब्द आएगा पुरुष। पुरुष का मतलब हम सोचेंगे आदमी जिसकी दाढ़ी मूंछ होती है, वह नहीं है। वहां पुरुष का मतलब है अभी जिसको हम आत्मा या जीवन कह रहे हैं, वो पुरुष है वहां पर। वहां दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा, एक भी कविता नहीं है वहां पर। कविता का पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। तो सब जगह अलग अलग ढंग से, तो उसी शब्दानुशासन को मान के आपको सांख्य पढ़ना पड़ेगा। जैसे जहां भी जाओगे वहां का एक शब्दानुशासन है, उसको पहले रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो शब्द समझ में आएगा। तो अभी आपने क्या बोला, विकास क्रम को बताऊं मैं, जीवनी क्रम को बताऊं, और वहां ब्रेन का रोल क्या है वो बताऊं, है ना? तो देखिए, यह है परमाणु। परमाणु ये आगे जाएगा, ये बनेगा अणु। अणु के 2 प्रकार होंगे, भौतिक या रासायनिक। जिसको अपन रासायनिक बोल रहे हैं वो भौतिक रासायनिक है। तो 2 प्रकार के हुए, भौतिक अणु जैसे H2 या O2, और भौतिक रासायनिक अणु जैसे H2O, है ना, या NaCl, जो भी। ये दोनों, है ना? परमाणु, परमाणु से अणु बना, ये अणु के ही 2 प्रकार हैं, ये भी अणु है, ये भी अणु। अब ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, है ना? इसमें फिर बनता है पिंड। अब ये जो भौतिक और भौतिक रासायनिक दोनों मिलके जो चीजें बनती है, इसमें फिर आता है 4 अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो मान लेते हैं ये वाला अभी पदार्थ अवस्था की बात करते हैं, इसके आगे जाके हम आते हैं प्राण अवस्था। इसमें क्या खास चीज है? श्वसन, जो इसमें श्वसन नहीं होता है, एक नया चीज हुआ। श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन की निरंतरता है, जब तक वो जीता है। निरंतरता का मतलब है हजारों अरब, निरंतर नहीं, जब तक वो पेड़ जी रहा है। तो श्वसन में हो क्या रहा है? कोई एक सेल है मान लीजिए, है ना, वो ऑक्सीजन ले रहा है और कुछ भोजन ले रहा है ना, मान लो सी ले रहा है। इन दोनों की क्रिया से CO2 निकल रहा है और एक सेल और बन जा रहा है। क्या हो रहा है? एक सेल है, वो कुछ खा पी रहा है, बहुत सारी चीजें ले रहा है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो CO2 है, इसका जो प्रोडक्ट है 2 सेल। मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन, कुछ भी बोलो। तो घटना क्या हो रही है? एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है ना? जैसे सेल है वो कुछ खा रहा है, खा रहा है माने बहुत सारे द्रव्यों को ले रहा है, और उन द्रव्यों को लेने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसका बाई प्रोडक्ट आ रहा है, और उसका प्रोडक्ट क्या चीज है? खुद सेल ही है। अब एक के बजाय 2 सेल हो गए। ये केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है यहां पर। केमिकल रिएक्शन, अब 2 सेल हो गए, अब ये आगे जाके फिर वही रिएक्शन कर रहे हैं और 4 सेल हो गए। तो इसका बाई प्रोडक्ट हमेशा ये है और प्रोडक्ट हमेशा ये है। प्रोडक्ट हमेशा सेल है, बाई प्रोडक्ट हमेशा CO2 है। तो ये केमिकल रिएक्शन ही है, और इसमें प्रोडक्ट, और हर बार वही प्रोडक्ट बन रहा है, हर बार वही बाई प्रोडक्ट बन रहा है। अभी जैसे मैं मान लीजिए कि सोडियम ले लूं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूं, तो फटाक से फूटेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके बाद क्रिया होना बंद हो गया। केमिकल रिएक्शन 1 सेकंड में हुआ, खत्म। चूने में मैंने मान लो नींबू का रस डाल दिया, तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में वो केमिकल रिएक्शन होगा। अब चूना आप काटेगा नहीं, नींबू का खट्टा भी खत्म हो गया। दोनों चीजें बदल के तीसरा एक नेचर आ गया। नेचर आया, उसके बाद केमिकल रिएक्शन बंद हो गया। इसमें केमिकल रिएक्शन बंद नहीं हो रहा है। पेड़ क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन कर रहा है, हर बार वही प्रोडक्ट और हर बार वही बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है? वास्तव में केमिकल रिएक्शन। अपन यहां पर आ गए, ठीक है। श्वसन क्रिया को मतलब ही जब कोई घुस रहा है और जब कोई चीज निकल रहा है। निकलने के समय कोई चीज बाहर निकल गई तो संकुचन हो गया, कोई चीज घुस गया तो वो फूल गया। इसी का नाम संकोचन और प्रसारण। उसके भौतिक स्वरूप को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। रासायनिक स्वरूप यह है। भौतिक स्वरूप में क्या होगा? पहले इतना छोटा दिखेगा, फिर इतना बड़ा दिखेगा, ऐसे ऐसे। कोई चीज किसी के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा भर गई तो फूल गया, कारण। फिर गुब्बारे की हवा निकल गई, संकोचन। तो हर सेल है, ये एक हो रहा है। ये सेल में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है परमाणु से ही। कैसे? एक परमाणु में एक मध्यांश है, उसके चारों तरफ ये वाला ऐसे घूमा, है ना। अगली बार यहां से घूम गया, उसके अगली बार यहां से घूम गया, उसके अगली बार यहां से घूम गया, उसके अगली बार यहां से घूम गया, उसके। तो इसको यदि आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे होता हुआ दिखेगा। यदि आप उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो किसी भी डायरेक्शन से देखोगे वो ऐसे 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 ऐसे, जैसे दिवाली में एक लाइट लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे होता हुआ दिखता है ना। ये ऐसा होते हुए दिखेगा। तो ये जो ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ये कंपन हुआ वास्तव में, ठीक है। ऐसा ऐसा होते हुए दिख रहा है, ये कंपन उसमें हो रहा है। इसके अंदर वर्तुल हो रही है, तब ये कंपन दिख रहा है। अब कंपन के आधार को देखेंगे तो ये जो है सर्कुलर नहीं हो रहा है, थोड़ा इलिप्टिकल है, और यहां तक आके पूरा नहीं हो रहा है। यदि यहां तक पूरा होगा तो ऐसे ही दिखेगा। इसके पहले ही अपना डायरेक्शन बदल दे रहा है, इसके पहले ही अपना डायरेक्शन बदल दिया, फिर पूरा होने के पहले ही डायरेक्शन बदल दिया। और मैं आपको एक प्लेन में बता रहा हूं, ये 360 डिग्री के प्लेन में कर रहा है। इसका प्लेन भी बदलता जा रहा है। तो लगभग एक सॉलिड फिगर दिखेगा, 3 डायमेंशनल फिगर दिखेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको 2 डायमेंशनल दिखा रहा हूं। तो ये जो संकोचन प्रसारण है वो यहीं से हो रहा है। इसको हम संकोचन प्रसारण नहीं कह रहे हैं, इसका नाम यहां हमने दूसरा दिया है, वर्तुल गति और कंपन गति। और थोड़ा ज्यादा खोलेंगे तो घूर्णन गति है, वर्तुल गति है, कंपन गति है। तो अभी इसको चर्चा और अभी रोक देते हैं, यहां पर कभी जरूरत होगी तो कर लेंगे। तो कुल मिला के ये समझने की बात क्या है, जो श्वसन है वो एक कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन है। कंटिन्यूअस इसलिए जब तक उसका शरीर यात्रा या उसका जो आयु है बना हुआ है, तब तक है। प्राणावस्था की एक से कई प्रजाति हुई, कई प्रजाति होने के बाद इसमें एक नया चीज पैदा हो गया जिसको हम कहते हैं, उसको मध्यस्थ दर्शन में मेधस्थ तंत्र बोला गया। मेधस्थ तंत्र कम प्रचलित शब्द है, हमारे हिंदी भाषा में नहीं मिलेगा। मस्तिष्क चलता है वहां, है ना। इसको मेधस्थ तंत्र बोला गया। जब से मेधस्थ तंत्र आया तो मेधस्थ तंत्र माने एक कंट्रोल कर
करने वाली एक यूनिट जो 4 विषयों का कंट्रोल है। तो मेधस तंत्र क्या कर रहा है? ये और विषय का कंट्रोल कर रहा है। इसको भोजन चाहिए। जैसे ही बना तो कंट्रोल का एक यूनिट है, उसका नाम है मेधस तंत्र। जैसे पेड़ की एक डाली को काट के मैं लगा देता हूं, वो लग जाता है, वहां कोई कंट्रोल यूनिट नहीं है। लेकिन इसमें कंट्रोल यूनिट है, उसको काट दो तो खत्म हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है उसका नाम है मेधस तंत्र, जो 4 विषयों का कंट्रोल करता है, माने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसका कंट्रोल करता है ना। तो यहां पर आया, ये जीव अवस्था आया। तो जीव अवस्था का ए ग्रेड या फर्स्ट स्टेप का मान लो जीव अवस्था आया। यहां शरीर है, जीवन नहीं है। जो फर्स्ट स्टेप का जो ये है, जैसे अपन कीड़े मकोड़े छोटे देखेंगे, उसमें शरीर है, अभी जीवन नहीं है। शरीर है माने ब्रेन है। यहां ब्रेन नहीं है। प्राणावस्था में ब्रेन नहीं है। प्राणावस्था और जीवावस्था, इसमें ब्रेन है, इसमें इसमें ब्रेन नहीं है, इसमें ब्रेन है। इसके बाद जीवावस्था का सेकंड स्टेप शुरू होता है आगे जाके। इसमें शरीर है प्लस जीवन है। शरीर है माने विथ ब्रेन है प्लस जीवन। ये सेकंड स्टेप है, ये भी जीवावस्था है। इसमें क्या है? कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है? नहीं है, काट दिया मैंने, है ना? हाँ? 0 मान लीजिए। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता नहीं है, पर चलता कैसे है? वंशानुसंगी से चलता है। ये भी वंशानुसंगी है, पार्ट ए, पार्ट बी भी वंशानुसंगी है। कोई विशेष विशेषता नहीं आई। इससे जो आगे वाला स्टेप है, इसको हम कहेंगे ज्ञानावस्था या मानव। वहां पर कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता है। नहीं, जानवर तो यहीं आया। ये क्या हो गया? तो यहां पर जैसे ही मानव आया उसके आगे, तो वहां कल्पनाशीलता भी है, कर्म स्वतंत्रता भी है, लेकिन जागृति नहीं है। इसके बाद जागृति आई, तो उसके फिर और 3 स्टेप बनेंगे, अल्प जागृत, अर्ध जागृत, पूर्ण जागृत। ये पूरा चक्र बना। ये जो पेड़ पौधों में ब्रेन नहीं है और वो एक जगह स्थिर ही रहते हैं, उनमें चलना फिरना नहीं होता। यहाँ एक अलग चीज दिखती है कि कीड़े मकोड़े एक जगह से दूसरी जगह जाते आते, तो ब्रेन के वजह से ही होता है फिर। देखिए, इतना इजी स्टेटमेंट नहीं है ये, है ना? ठीक है, मैं हाँ बोल के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ पेड़ पौधे चलते भी हैं, उनकी चाल अलग प्रकार की है। चलना माने जड़ नीचे बढ़ता है, हाँ, वो ऊपर बढ़ता है, हाँ। है ना? तो चाल, अब उसको देखने जाओगे, जानवर चलता क्यों है? वो भोजन करने चलता है, वो जड़ को नीचे फैला देता है।
तो वो सब में बड़ा डिस्कशन आएगा, है ना। पर फाइनली वहां मेधस तंत्र नहीं है, कोई कंट्रोल यूनिट नहीं है, और इधर कोई कंट्रोल यूनिट है। तो यहां से जो जीवन जो यहां से चलेगा, पार्ट 2 में जीवन आएगा और शरीर को चलाएगा, ये इसको कहते हैं जीवनी क्रम। कुछ तो कंट्रोल यूनिट है, भले इसको ब्रेन नाम नहीं दे रहे, पर समथिंग इज देयर, नियंत्रण तो है। वही उसी का नाम न्यूक्लियस है, उसी का नाम बीजानुषंगी है। यहां पर जो है बीजानुषंगी कंट्रोल है, यहां पर परिणाम अनुषंगी कंट्रोल है। कंट्रोल नहीं है कहीं भी नहीं, हर चीज जगह नियंत्रण है। इस नियंत्रण का नाम है परिणाम अनुषंगी नियंत्रण। हमेशा हाइड्रोजन का आचरण वैसे ही होगा, क्लोरीन का वैसे ही होगा, पानी का वैसे ही होगा, नमक का वैसे ही होगा। ये एक प्रकार का कंट्रोल है। ये दूसरे प्रकार का कंट्रोल है, ये प्राण कोशिका में डीएनए से कंट्रोल है। ये तीसरे प्रकार का कंट्रोल है जो ब्रेन से कंट्रोल्ड है, ये पूरा। और यहां चौथे प्रकार का कंट्रोल है, ये समझदारी से कंट्रोल है, इसको कहते हैं संस्कार अनुसंधान। यह है जागृति क्रम। इसमें जागृति क्रम भी है और जागृति भी। अब इसको आप कई नाम दे सकते हैं, जागृति भी नाम दे सकते हैं, जागृति पूर्णता भी नाम दे सकते हैं, है ना। और नाम देना है तो अल्प विकसित दो, अर्ध विकसित दो, विकसित दो। विकसित के भी फिर 3 है, मानव है, देव मानव है, दिव्य मानव। ये पूरे क्रम आएंगे। अब जैसे जैसे आपको जितने में काम चल जाए, जहां जिसकी व्याख्या, है ना। ये घटते बढ़ते क्रम से लिखा, जागृति क्रम, जागृति, जागृति पूर्णता। इसको और डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों को। तो अल्प जागृत, ये जो जागृति क्रम में आएगा अल्प जागृत, अर्ध जागृत, और जागृति में आएगा ये मानव, जागृति पूर्णता में देव मानव, दिव्य मानव। ये पूरे जगह जगह दर्शन में लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जीवनी क्रम, जहां से ब्रेन आया है वहां से नहीं। स्वेजस संसार में जीवनी क्रम नहीं आएगा, ब्रेन जीवन ही नहीं है। ये वाला जीवनी क्रम देखिए ना, मैंने प्लस पार्ट 2 के लिए किया है जीवनी क्रम। स्वेदज में कोई जीवनी क्रम नहीं। किसमें किसमें? हाँ, स्टेप 1 में नहीं है। इसमें जो विकसित जो है मनो में है, विकसित, हाँ, वो विकसित क्या है? विकसित जो है हाँ, मानव में, हाँ, अर्ध और वो जो है पशु मानव, राक्षस मानव में चला जाएगा। हाँ, ऐसी है। और विकसित में मानव, हाँ, विकसित में मानव, देव मानव, दिव्य, देव मानव, दिव्य। हाँ। अमानव, वही अविकसित को ही अमानव बोल रहे हैं, उसी का नाम है पशु मानव, राक्षस मानव। वो जागृति क्रम में ही आएगा, लेकिन उसी जागृति क्रम में ही अल्प विकसित और अर्ध विकसित आ गए। अर्ध विकसित बोलते हैं तो क्या तंत्रित, बुद्धि तंत्रित हो गया, लेकिन अवधारणा से तंत्रित? नो, कोई अवधारणा नहीं। अल्प विकसित में मन, वृत्ति, चित्त। अच्छा, अर्ध विकसित में अवधारणा बन गया, 7 क्रिया आ गई, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का परावर्तन, संकल्प ना। कुछ अवधारणा बनेगा, बिना अवधारणा के संकल्प नहीं है, तो परावर्तन ही हो रहा है। वो बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, बताइए, प्रश्न का उत्तर आ गया कि और अभी इसमें करना है?
थोड़ा देर आप धैर्य रखिए, क्षमा करिएगा। ये पूरे टर्मिनोलॉजी का अलग ही मीनिंग है। यदि आप मध्य दर्शन नहीं पढ़े हैं तो ये टर्मिनोलॉजी से मीनिंग नहीं है। हमको इस दर्शन शास्त्र से नहीं मिलते हैं, हाँ। तो इंजीनियरिंग साइड से है, तो मेरा कुछ उधर भी सोच जाता है। दर्शन से तो हम कभी पढ़े नहीं, वो जो व्यवहार से जो होता है वही मेरा दर्शन है। हाँ, पर यहाँ पर हम चूंकि हम लोग थोड़े आगे बढ़े हुए हैं, हम लोग शब्दानुशासन का पालन कर रहे हैं। वो अब उस हॉल में जो होगा थोड़ा लूज टर्मिनोलॉजी चलेगी। ऐसे तो हम लोग तो अब जैसे कि आप परमाणु बोलते हैं ना, परमाणु से का भी विकल्प हुआ है, जो कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से चलता है। तो वही यहाँ भी बात नहीं करेंगे, है ना। वहां लूज टर्मिनोलॉजी वहां चलेगी, यहाँ हम लोग काफी टाइट टर्मिनोलॉजी में कोशिश कर रहे हैं। हमने पढ़ा है माइनिंग इंजीनियरिंग, वहां पर एक टर्म आता है शाफ्ट, वर्टिकल शाफ्ट, है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शाफ्ट का मीनिंग अलग है, हाँ वो तो है ना। माइनिंग इंजीनियरिंग में शाफ्ट का मीनिंग अलग है। अब दोनों में एक नहीं चलेगा ना, है ना, दोनों का झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए टर्म हम भी पढ़े हैं, वैसे सिविल इंजीनियर हूँ, टनलिंग जो होता है ना, टनल में शाफ्ट बनाया जाता है। उसको आप मतलब माइनिंग टनल को शाफ्ट नहीं कहता है। यदि पत्थर में हो तो उसको ड्रिफ्ट कहता है, कोयले में हो तो उसको इंक्लाइन कहता है। बताए ना, टर्मिनोलॉजी सब जगह अलग अलग है, क्योंकि उनको उससे डील करना पड़ता है ना। हमको कोयला निकालना है तो कोयले के लिए अलग शब्द देना पड़ता है, पत्थर को रखना है उसके लिए अलग शब्द देना पड़ता है। जो लोग सुरंग बनाने वाले हैं उनको कोई मतलब ही नहीं, पत्थर हो चाहे कोयला हो, निकालना है उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी, है ना। आप लोग सुरंग बनाने वाले, तो वो टर्मिनोलॉजी हर जगह उस जगह होता है। फर्स्ट स्टेप है जीवावस्था। थोड़ा जोर से बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप जो जीव अवस्था का है, उससे लेकर ब्रेन मतलब जीवन आने के पहले का भी जो विकास क्रम देखेंगे उसमें वेरिएशन बहुत है। तो वो ब्रेन में वहां को कैसे समझे, मतलब ब्रेन का कैसे उसको अभी विकास आप को मॉडर्न इसको पढ़िए ब्रेन डेवलपमेंट को, तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ना। ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। हार्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर, मानव का 4 चेम्बर है, वैसी ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो लिखा हुआ है। तो सारे का जो जो सातों जो सिस्टम होते हैं ना, 7 या 11 जो भी सिस्टम है, उन सिस्टम में कैसे कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा डेवलप हुआ, है ना, एंडोक्राइन में कैसे हुआ, सारे चीजों का वो वर्णन है। यहाँ भैया थोड़ा देर क्षमा करिएगा, आप उस हॉल में जाएंगे आपको वहां थोड़ा इजी लगेगा। बस आज शाम को रख देता हूँ। हाँ? पहले ये वाला यदि हो जाए तो फिर इसके आगे जंप करेंगे, बताइए। जैसे रख दिया ना, अब इस पर कुछ यदि आपको पूछना है तो बताइए, या हो गया तो बोलिए, है ना। जो बीच वाले भी है, मतलब जिसमें ब्रेन तो है मगर जीवन नहीं है, उसको भी जीवावस्था में मन पकड़े। हाँ, और जैसे कैचुए हैं या जोंक हैं, ये इस टाइप के हैं, ये भी सारे इसी में ही आ रहे हैं और फर्स्ट स्टेप में ही इनको लें। हाँ, भले मतलब उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कई जानवरों में नहीं है, मतलब जीवों में, उसको भी वहीं पे पकड़े। जो जल
जल है, रचना तत्व है, रचना पुष्टि, उसके बाद में जो इसको थोड़ा सा और फिर उसके क्या बोले आपने? जैसे पिंड अवस्था है, पदार्थ अवस्था है, उसमें फिर जल आया, जल से फिर अम्ल क्षार इस तरीके का बना, उसके बाद में फिर आपका पुष्टि ये रसायन ये जी। जो बना, उसके बाद में ये कैसे मतलब प्राण अवस्था में ट्रांसफर हुआ, जैसे काई वाई बना ऐसा बोलते हैं, कैसे टाइप का वो ट्रांसफर हुआ? देखिए, पहले धरती समृद्ध हुई, तो धरती समृद्ध होने की कंडीशन क्या है, समृद्ध होने का मतलब क्या है? प्राणावस्था बनने के लिए डीएनए नाम की चीज है वो बनना पड़ेगा। डीएनए, डीएनए होता क्या है, होना पड़ेगा, नहीं तो डीएनए नहीं बनेगा। ये बड़ा अणु है, इसमें इतने चीजें हैं, तो हम छोटे अणु से चलते हैं। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मिलके दो चीजें बन रही है इस क्लाइमेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें बन रही है। हाइड्रोजन और पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो चीजें बन रही है, पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। और कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन करके चलता है, मेथिलीन, एथिलीन, है ना, और ऐसे एसिटिलीन वाला भी ग्रुप चलता है, तीन ऐसे ग्रुप चलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ये इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है। अब ये तीनों मिलके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जिसको हम शुगर कहते हैं। अल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड मतलब एसिड बनता है, उसमें बहुत सारे एसिड है। वैसे ही एल्डिहाइड बनते हैं, वैसे ही कीटोन बनते हैं, है ना। ये चार पांच चीजें मिलके बहुत वैरायटी की चीजें बनती है, ये तीन चीज मिलके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके। इसके बाद नाइट्रोजन की जैसे ही इसमें एंट्री होती है तो वो प्रोटीन कहलाता है। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोटीन बनता है बहुत सारे, वो एमिनो एसिड कहते हैं, है ना। मानव के शरीर में जैसे 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें इस प्रोटीन में अब आएगा फास्फोरस। हाँ, फास्फोरस यदि नहीं आएगा तो डीएनए नहीं बनेगा। तो फास्फोरस बना, फास्फोरस उसमें घुस गया तो डीएनए बना, और मॉलिक्यूल और लंबा हो गया। अब ये डीएनए तो है लेकिन ये सांस नहीं ले रहा है, वो डीएनए बन गया है। अब इसमें एक नया चीज शुरू होगा, सांस लेने वाली चीज। अब इसकी फिर नई कंडीशन, अब डीएनए बनने, धरती में इतना ज्यादा मिक्सिंग है, इतना बड़ा एक पिंच कहीं से भी उठा के देखेंगे उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा। किसी भी जगह पिंच उठा के देखिए, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा। मतलब इनकी कितनी जबरदस्त धरती की सतह पर मिक्सिंग हुई है, सोचिए। मिक्सिंग करने के लिए कई भूकंप होना पड़ा, कई ज्वालामुखी होना पड़ा, हवा चलना पड़ा, पानी गिरना पड़ा, मिक्सिंग होती पड़ी। ये हजारों बार हुआ और इतना ग्रैंड मिक्सिंग हुआ है, इतना हुआ। अब प्राणावस्था बनने की प्री कंडीशन आई, भौतिक। इसके बाद टेम्परेचर प्रेशर का एक सिस्टम बना। इसके बाद ये जो डीएनए के ऊपर एक कवर आया, डीएनए के ऊपर एक कवर आया, और कवर और डीएनए के बीच में एक फ्लूइड भरा। वो फ्लूइड क्या है, वही मटेरियल है जिससे डीएनए बनेगा। इसके ऊपर एक दूसरा कवर आया, उसको सेल वॉल बोले, और सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर आया, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फिर से एक लिक्विड भरा। ये प्रकृति में इतना होने के बाद ये सांस लेना शुरू किया। तो कितनी बड़ी कंडीशन है, सोचो कितने हजारों लाखों साल लगे होंगे। क्या हुआ, डीएनए बना, एक कवर बना, उस कवर के बीच में, उन दोनों के बीच में एक लिक्विड बना। वो लिक्विड ही डीएनए का पार्ट है, वो लिक्विड ही बाद में डीएनए बनेगा। क्योंकि डीएनए जो है वो ये हो गए, डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा तो डीएनए अलग हो जाएंगे। ये जो दोनों उसके ये होते हैं अलग होके डबल होंगे वो। फिर उसके बाहर में एक और लिक्विड का घेरा है,
और उसके ऊपर एक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इतना बनने के बाद इसमें सांस होगा, इसके पहले कभी सांस नहीं लेगा। और ये जब बना है तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे और सांस लेने वाला एक चीज बना है ना, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अलग अलग इसके, आप अब उसको पढ़ना है तो फिर आप, बाबा जी ने इतना सब नहीं बोला है। बाबा जी ने बोला है सांस लेता है। बाबा जी का काम जीवा बायोलॉजी पढ़ाना नहीं है, बॉटनी पढ़ाना नहीं है, जूलॉजी पढ़ाना नहीं है ना। पर उसके लिए जो बेसिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना बाबा जी का काम नहीं। उसके वो वाले भाग जो छूटे हुए हैं, जहां साइंटिस्ट नहीं देख पा रहे हैं, उन्होंने उन जगह पर इंगित कर दिया और उसके बाद ह्यूमन को पढ़ाया। नहीं तो बाबा जी को साइंटिस्ट वही बोलते, परमाणु बम बताओ, सस्ते में बन जाए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको परमाणु ईंधन ही चाहिए। कुछ भी नहीं सुनेगा, 50 बार बोलो किससे खतरा है, बोलेगा होने दो खतरा, बनाओ। ठीक है ना। तो ये बाबा जी का काम है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने उतना बोल दिया। उसको नीचे से लिंक करने के लिए हमको छोड़ दिया, तुमसे बनता है, तुमको जरूरत होती तो कर लेना, नहीं तो मत करो, जाओ। ऊपर वाला उन्होंने कुछ जोड़ा है। ठीक है। अब हम यहां पढ़ने आएंगे तो नहीं होगा, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने आएगा नहीं होगा। थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री बताया है, बहुत थोड़ा सा, उतना ही है, ताकि हम नीचे से कनेक्ट हो सके, उतना बताया है। उससे ज्यादा कनेक्ट होने के लिए हमको अभी जो मॉडर्न साइंस ने काम किया है उसमें शोध करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। काम है एक लंबा, उसमें हो सकता है 20 साल लगे, हो सकता है 50 लगे, हो सकता है 100 लगे, मुझे नहीं। और हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों से नहीं होगा, उस विधा के विद्वान चाहिए और इसमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा, है ना। हम लोग 11वीं 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़े, हम तो 11वीं 12वीं भी 12वीं तो पढ़े ही नहीं हम, है ना। और हम बायो तो और कम पढ़े हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उस लोग में पढ़े लिखे विद्वानों में उसको रिसर्च करना पड़ेगा इसकी रोशनी में। ठीक है भैया। हमने किया बॉटनी, है ना। जीवावस्था माने क्या, जूलॉजी। ज्ञानावस्था माने क्या, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, है ना, इकोनॉमिक्स, ये सब मिला के ज्ञानावस्था। और क्या है, अब वो सबको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानावस्था पढ़ने जाओ तो अब इकोनॉमिक्स समझो, सोशियोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझो, है ना, ऐसे सब अलग है, लॉ है वो समझो। जितने सब्जेक्ट होते हैं उसको पूरा बता दिए, कहां से पैदा हो रहा है वो बता दे रहे हैं। बाबा जी ने हाइड्रोजन नहीं बोला, बाबा जी ने बोला कम से कम 2 अंश के परमाणु अंश, 2 परमाणु अंश से सबसे छोटा वाला परमाणु बना है, 1 अंश से कोई परमाणु नहीं बनेगा, ये बोले। कम से कम 2, फिर 2 से ज्यादा 3 4 ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। कम से कम 2 वाला होगा ना। नमस्ते, नाम नहीं बोला बाबा जी ने। नहीं, नाम बोलना माने प्रचलित नाम को बोलना पड़ेगा ना। देखिए, या फिर वो अपना नया नाम दे देंगे, वो अपना नया नाम दे देंगे तो हमसे और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। परिचित वाला दे तो उन्होंने हाइड्रोजन में कितना बोला है, नाइट्रोजन में कितना बोला है बाबा जी को, फिर इनको पढ़ना पड़ेगा इन्होंने क्या बोला है ना। तो उन दोनों का मिलान भी नहीं किया उन्होंने, उनको विरोध भी नहीं किया, उसका खंडन भी नहीं किया, उसको कंपैरिजन में वो हमारे लिए छोड़ा है। तो इतना बोला कि ये सब है।